और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज के अंक में हम बातें करेंगे कुछ खास की बात करें तो आज हम आपको बताएंगे कि शीत ऋतु में लाख की फसल में लगने वाले रोग और शत्रु कीटाणुओं से हम बचाव कैसे करें। ठंड के मौसम में जहां हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ अपने फसलों और जानवरों का भी ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार जो भी किसान भाई बहन लाख की खेती कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि लाख की फसल में लगने वाले रोग और कीटाणुओं से हम उसे कैसे बचाएं, किन किन उपायों को अपनाएं जिससे हमारी फसल अच्छी हो और हमें मुनाफा हो। तो बिना देर किए आइए देखते हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो लाख की खेती के मामले में देश भर में प्रथम स्थान रखता है। आज के दिनों में यहाँ कुसमी लाख की खेती बेर के पेड़ों पर की जा रही है। ये खेती खासकर सर्दी के मौसम में की जाती है। किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में होने वाली खेती का बीहन संचयन बरसात के मौसम में होता है। अतः लाख में लगने वाले रोग एवं कीटों से फसलों को बचाने के लिए बीहन संचयन के समय से ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो जाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब बारिश हद से अधिक हो जाती है तो जाली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अतः फसलों के बचाव के लिए बीहन लगने के 1 महीने बाद कीटनाशी तथा फफूंदनाशी का पहला छिड़काव करना बेहतर होता है। इसके बाद दूसरा छिड़काव 60 दिनों के आसपास करने से रोग एवं शत्रु कीट के खतरे की संभावना कम हो जाती है। आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय उच्चतर कृषि प्रसंस्करण संस्थान नामकुम में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक अचिंतो प्रामाणिक जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि लाख की फसल में शत्रु एवं रोग कीट की से देखभाल किस प्रकार से की जाती है, शत्रु एवं रोग कीट से कौन कौन से नुकसान होते हैं। झारखंड जो राज्य है ये लाख उत्पाद में बहुत अग्रणी एक राज्य है। यहाँ पे ज़्यादातर पहले पलाश के पौधे में लाख का खेती होता था। अभी ज़्यादातर जो है हमारा, जैसे पीछे भी आप देख सकते हैं, बेर के पौधे में कुसमी लाख का, स्पेशली जो आपका सर्दी के समय पे जो कुसमी लाख होता है उसका खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारे किसान इसको करके फ़ायदा भी ले रहे हैं। लेकिन ये जो सर्दी के समय में जो लाख उत्पाद होता है इसका बीहन संचरण होता है बरसात के टाइम में, जून जुलाई महीने में। जून जुलाई महीने में इसका बीहन संचरण होता है। उसके बाद ये जनवरी फरवरी महीने में कटाई होता है। तो लगभग अभी हम लोग कटाई के समय के आसपास आ गए हैं। तो शुरू से ही, जैसे बरसात के टाइम में आप जब बीहन लगा रहे हैं उसी टाइम से आपको सतर्क रहना है कि शत्रु कीट और बीमारी जो है उससे आपको लाख फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जब आप बीहन लगाएंगे जून जुलाई महीने में, तभी आपको 60 मेष का जो नायलॉन नेट का जाली होता है उसमें बीहन काट के आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बरसात है उस टाइम तो जाली का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसमें बीहन निकालने में समस्या होता है। तो उसके बाद 1 महीना बीहन संचरण के बाद 1 महीना का जो समय है, 1 महीना जब हो जाएगा तब एक आपको कीटनाशी दवा और एक फफूंदनाशी दवा से आपको स्प्रे करना है, क्योंकि कीट के साथ साथ जो फफूंद होता है, जैसे सूटी मोल्ड जिसको कहते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे काला हो गया है, ये सूटी मोल्ड है। तो इसके वजह से भी आपका लाख को फसल जो है उसको बहुत सारा नुकसान पहुँचता है। तो 1 महीने में बीहन संचरण का 1 महीना बाद आप पहला स्प्रे करेंगे, जो एक कीटनाशी दवा जैसे आपका इंडोक्साकार्ब हो गया जो बम्बार्ड नाम से मिलता है, या फिप्रोनिल हो गया जो रीजेंट नाम से मिलता है, वो 1.5 ml पर लीटर। उसके साथ बेबिस्टिन जैसे फफूंदनाशी जो दवा है वो 1 ग्राम पर लीटर मिला के आपको बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ बीहन बैठा है वहाँ लगाना है। किसान भाइयों, बरसात के बाद सर्दी के मौसम में भी रोग एवं कीटों की संभावना कम नहीं होती। बढ़ती नमी के कारण इनमें सूटी मोल्ड के प्रकोप का खतरा बढ़ जाता है। अतः नवंबर दिसंबर के महीने में जब लगे कि नमी ज्यादा बढ़ गई है तो बेबिस्टिन की अनुशंसित मात्रा पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर देना चाहिए। इससे फफूंद पर अंकुश लगेगा तथा फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी। बरसात खत्म होता है, उसके बाद ये सूखा का समय शुरू होता है। लेकिन लाख का जो फसल है, लाख का जो कीड़ा है, उसके लिए खतरा कम नहीं होता है, क्योंकि ये जो सर्दी का समय है, जब ला बड़ा होने लगता है तेज़ी से,
इस टाइम क्या होगा, आपका कोहरा वगैरह आएगा और सुबह के टाइम देखेंगे जैसे घास में पानी जैसा जमा है, तो इसके ओस के वजह से और रात को जो कोहरा होता है उसके वजह से काफ़ी नमी बढ़ जाता है। तो नमी हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जैसे काला हो गया है बीच बीच में, लाह का जो फसल है वो क्या होता है, जो मीठा रस ये लाह का कीड़ा छोड़ रहा है वो पत्ते पे गिर रहा है या दूसरा कीड़े के ऊपर गिर रहा है, उसके ऊपर सूटी मोल्ड नाम का एक फफूंद जो है उसका पैदावार बढ़ जाता है। और जितना भी ज़्यादा ये कोहरा होगा और आपका नमी ज़्यादा रहेगा उसका प्रकोप बहुत बढ़ेगा। तो इस टाइम आपको सतर्क रहना है कि आप अगर इस टाइम ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत दिन नज़र नहीं देंगे, तो अचानक आपका क्या हो सकता है कि सफ़ेद जो लाख कीड़ा है अचानक पूरा काला होकर लगेगा कि आपका पूरा जो फसल है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको जो ब्रूड मिलना था, जो शिशु कीट निकालना था वो नहीं निकलेगा। और जब भी लगे कि थोड़ा बहुत, जैसे इसमें देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, जब भी देखेंगे कि लाख का सफ़ेदपन जो हो कम हो गया है और कालापन बढ़ रहा है लाख के ऊपर, तो आपको एक स्प्रे उसमें करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो आपका लाह का जो फसल है वो बीमारी से बचा रहेगा। और शुरू से जब ज़रूरत हो उस हिसाब से आप कीटनाशी या फफूंदनाशी दवा का इस्तेमाल टाइम टू टाइम करेंगे तो आपका लाह में जो सबसे बड़ा खतरा रहता है, शत्रु कीट और बीमारी से नुकसान का संभावना, वो कम हो जाएगा। किसान भाइयों, इसमें लगने वाले शत्रु कीट दो तरह के होते हैं। पहला वो जो बाहर से लाख को खा जाता है, दूसरा जो लाख के भीतर अंडे देता है तथा लाख को खाकर उसे खोखला कर देता है। जो कीट लाख को भीतर ही भीतर खाते हैं वो लाख के ऊपर कई छेद बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कीटनाशी दवा का प्रयोग करना बेहतर होता है। देखिए, शत्रु कीट क्या है, लाह का कीड़ा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, शत्रु कीट इसमें दोनों तरह का होता है। कुछ जो है इसको चबा के खा लेता है, कुछ जो है इसके अंदर जाते हैं, अंडा दे देता है और अंदर से अंदर खा जाता है। तो बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता है कि लाह का कीट में शत्रु कीट लगा है कि नहीं। उसको जांच करने का उपाय ये है कि आप थोड़ा सा डाली के करीब जाइए और जहाँ पे जिस डाली पे लाह बैठा है उसको थोड़ा सा देखिए। लाह कीड़ा का छेद जो है वो एक ही होता है, बाहर से दिखता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा छेद छोटा छोटा दिखे, इसके मतलब उसमें शत्रु कीट जो है अंदर जाके उसको खोखला कर दिया है, खाना खा के फिर बाहर निकल गया है। ऐसे स्थिति में आपको कोई बेहिचक आपको जाके दवा का स्प्रे, कीटनाशी जो दवा रिकमेंडेड है आपका इंडोक्साकार, फिप्रोनिल, फिर आपका ईसाकार जो है, ये सारा दवा का इस्तेमाल करना है, तभी जाके आप फसल को बचा पाएंगे। नहीं तो हमारा मुद्दा जो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा है कि लाह का जो फसल है इसमें शत्रु कीट और बीमारी के वजह से 30 से 40% तक नुकसान हो सकता है। लाख में लगने वाले रोग एवं शत्रु कीट लाख की फसल को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ये उनकी उत्पादन क्षमता घटा देते हैं। अतः इनकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर सही मात्रा में दवाओं का प्रयोग कर आप फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। मृदा हमारी धरती पर जीवन का आधार है। ये न सिर्फ हमारे पौधों के विकास में मददगार होती है, बल्कि यह हमारे जल, पोषक तत्व तथा सूक्ष्म जीवों का घर भी है। हम जितने भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसका 60% हिस्सा मिट्टी में ही उपजता है। अतः मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है। यदि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फसलों की पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मिट्टी की जैविक, भौतिक तथा रासायनिक गुणों को संतुलित बनाए रखना जरूरी है। ऐसा करके ही हम मिट्टी की उपज क्षमता को बनाए रख सकते हैं। आज हम आप पहुँचे हार पलांडू और जहाँ पर हम जानेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रेशमा सिंधे जी। आप हमारे किसान भाइयों का आज ये बताइए कि मृदा में स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज के टाइम पे मृदा का इतना मतलब स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसका कारण थोड़ा सा। मृदा स्वास्थ्य का महत्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमारा जितना खाद्य बनता है उसका 60% अनाज जो है वो मिट्टी से ही उगाया जाता है।
तो इसीलिए मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। जैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि अगर अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे या हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसी तरह मृदा का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमारा उपज भी अच्छा नहीं आएगा। और जैसे हमारा लक्ष्य है कि जैसे दिन ब दिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे अनाज भी हमें ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, तो पर हमारी जो मिट्टी है वो सीमित है या जो संसाधन है वो सीमित है। उसी सीमित संसाधनों से हमें अधिक उपज लेना है, तो इसीलिए हमें अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना है। मिट्टी के स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, जैसे कि मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, मिट्टी का जो पोषक तत्व है, अगर उसमें कुछ कमी हो रही है और जो मिट्टी अगर अच्छी पैदावार नहीं दे रही है फसल का, तो मतलब मिट्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में खराबी है। जैसे कि मिट्टी का जैविक, रासायनिक और भौतिक तीनों स्वास्थ्य जरूरी होता है। मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन से पहले मिट्टी के स्वास्थ्य के खराब होने का कारण जानना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, मिट्टी के अस्वस्थ होने का सबसे पहला कारण है फसल चक्र को न अपनाना। फिर इसका दूसरा कारण है कीटनाशी एवं उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करना। इनके विपरीत प्रभाव मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। अतः रासायनिक खादों के प्रयोग के पहले मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करना अति आवश्यक है। मिट्टी जांच के बाद ही यदि अनुशंसित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाएगा तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है? जैसे कि किसान भाई देख रहे हैं कि एक तो फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं कि एक जगह पे अगर सिर्फ धान उगा रहे हैं, धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो वो साल भर उसी खेत में सिर्फ धान गेहूं कर रहे हैं, फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं। धान की जगह पे आप कभी मक्का लीजिएगा या फिर कोई दलहनी फसल लीजिएगा, जिससे फसल चक्र चलता रहेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। एक और दूसरा कारण है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग। जैसे कि हम जितना पौधे को ज़रूरत है उतना ही और संतुलित मात्रा में ही हमें रासायनिक खाद या रासायनिक खाद के साथ जैविक खादों का इस्तेमाल करना है। कीटनाशकों का भी हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं। इसका जो विपरीत प्रभाव हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य पे पड़ता है। और मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी जांच करवानी चाहिए। आज का भारत सरकार ने भी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना का प्रयोजन किया है, जिससे हमें किसान भाइयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के कार्ड मिल रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी मिट्टी जांच करवानी है, उसका स्वास्थ्य क्या है वो पता करना है और उस स्वास्थ्य के आधार पे ही हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना है कि कौन सा खाद हमें कब डालना चाहिए, कौन सा खादों की कमी है ये हमें मिट्टी के जो स्वास्थ्य कार्ड है उससे पता चलेगा। तो सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने का कारण यही है कि हम जो है अत्यधिक जुताई करते हैं, जैविक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और कीटनाशकों का भी बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना हम मिट्टी से निकाल रहे हैं, जितना पोषक तत्व निकाल रहे हैं, उतना हम मिट्टी को नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमें रासायनिक खाद का प्रयोग अनुशंसित मात्रा में करना चाहिए और साथ ही साथ जैविक खाद तथा बायो फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए तथा अधिक जुताई से भी खेतों को बचाना चाहिए। इसके लिए संरक्षित खेती का सहारा लेना बेहतर होता है। हमें मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन आदि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। किसान भाइयों, चूंकि हमारी मिट्टी अम्लीय है तथा इसमें फास्फोरस की कमी है, तो हमें इसके लिए चूने तथा पीएसबी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब के अलावा हरी खाद का इस्तेमाल करके भी हम मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी का जो भी रासायनिक या जो भी खाद हम डाल रहे हैं उसके साथ हमें जैविक खाद भी डालना ही है। जैविक खाद क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट या फिर FYM हो गया, हरी खाद हो गया, साथ में साथ बायो फर्टिलाइज़र्स भी हमें यूज़ करना चाहिए।
दूसरा है कि हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। एक जगह पे जब हमने पहली फसल अगर हमने धान की ली है तो दूसरी कोई भी दलहनी फसल या लेनी चाहिए। और हर साल हमें क्रॉप रोटेशन करना मतलब हमें हर साल प्लॉट बदलना चाहिए, जिससे कीट और जो न्यूट्रिशन है वो रोटेशन में होता रहेगा। साथ ही साथ हम जैसे कि मल्चिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन, जिससे हमारी मिट्टी का कटाव भी रुकता है और पानी की भी बचत होती है। फर्टिगेशन टेक्निक से हम उर्वरकों की भी बचत कर सकते हैं और पानी का भी बचत कर सकते हैं और हमारे मिट्टी का कटाव में भी कमी आती है। साथ ही साथ मल्च का इस्तेमाल, जैविक मल्च जैसे पुआल हो गया, पत्तियों से हमें मल्चिंग करना चाहिए, जिससे मिट्टी में धीरे धीरे वो सड़ने से उसका पोषक तत्व भी मिलता है और उसका जो है पानी की बचत भी होती है और जो खरपतवार है वो भी कम होता है। फिर जैविक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट करिए या फिर गोबर खाद का इस्तेमाल करिए या फिर सुपर कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आते हैं कि हम बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना चाहिए, जैसे दलहनी फसल में राइजोबियम का इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जी में एजोस्पिरियम या एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की खेती में हमें एजोला या बीजीए का इस्तेमाल करना चाहिए, जो है नेचुरली जो है वायुमंडल से ही हमारा नाइट्रोजन फिक्स करके पौधों को उपलब्ध कराता है। इस तरह से यदि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाए तो किसान भाई अपनी फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। देखा ना आप सभी ने, अगर समय रहते हमें रोगों का पता चल जाए और दुश्मन शत्रुओं से हम अपनी फसलों को बचा ले तो हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। बातें तो बहुत सारी और करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।